तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर 69। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन एलपी और टेक्निशियन ग्रेड 3 की दोस्त साइंस का टेस्ट हुआ था, ये पेपर 69। उसी का क्या है कि आज टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड लेकर के आए हैं और आज देखेंगे कि आज कौन है जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं और सबसे टॉप पे बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले टेस्ट पेपर देख लेते हैं और उसके बाद हम आपको स्कोर कार्ड दिखा देंगे। और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, फ्री में होता है टेस्ट, इसके लिए आपको कोई फी नहीं लगता है। ठीक है, कैसे टेस्ट देना है ये आपको हम बताएंगे टेस्ट पेपर देखने के बाद, तो कम से कम आप टेस्ट पेपर तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं कि टेस्ट पेपर दिखा देते हैं फटाफट, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे टेस्ट देना है, उसके बाद हम स्कोर कार्ड दिखा देंगे जो लोग टेस्ट दे चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेस्ट का है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना है, क्या करना है, कम करना है, तो प्रतिरोधों की संख्या को किसमें हम जोड़ेंगे, किसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रतिरोध को अगर कम करना है, ध्यान रखिएगा, देख लीजिए आप इसमें ऑप्शन, हम आपको करेक्ट ऑप्शन बताते हैं। देखिए अगर प्रतिरोध है उससे अगर कम हमें प्रतिरोध अगर प्राप्त करना है तो प्रतिरोध को किसमें कनेक्ट करना चाहिए, समांतर में, यानी पैरेलल में कनेक्ट कर देना चाहिए। पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा, वैसे क्या होगा कि जितना प्रतिरोध उसमें है उससे क्या होगा कि कम ही प्रतिरोध जो है आपको प्राप्त होगा। अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो दोस्त जितना प्रतिरोध उसमें है उससे कहीं ज्यादा जो है प्रतिरोध आपको मिलेगा। इसलिए ज्यादा प्राप्त करना है प्रतिरोध तो क्या करना पड़ता है कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में। अगर कम प्रतिरोध चाहिए तो कम प्रतिरोध के लिए आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि घर उड़ के वायरिंग देखते हैं ना, तो घर का वायरिंग क्या होता है दोस्त, पैरेलल में कनेक्ट होता है। उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये जान लीजिए कि उससे जितने भी तार में प्रतिरोध यानी कि दिया जाता है उससे कम प्रतिरोध जो है सभी तारों में जाता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरी नंबर ये चीज है कि पैरेलल में कनेक्ट करने के फायदे हैं घर का वायरिंग पैरेलल में, कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्ब जो है जलते रहते हैं, जिससे हम पता कर लेते हैं कि हाँ यही बल्ब जो है फ्यूज हुआ है, यहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो उसे ठीक कर लेते हैं। अगर घर की वायरिंग दोस्त सीरीज में कनेक्ट कर लेगा तो जान लीजिए कि अगर एक बल्ब फ्यूज होगा तो सारा का सारा बल्ब फ्यूज होगा, फिर उसके बाद हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि किस बल्ब में गड़बड़ी है। तो ये भी कारण होता है। वैसे हम लोग प्रतिरोध में है तो प्रतिरोध की बातें कर लेते हैं कि प्रतिरोध को अगर कम प्राप्त करना है तो आप समांतर में कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो समांतर मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ये सेकंड नंबर क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्त, टेस्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि अब जो है एग्जाम काफी करीब है आपके। ठीक है, किसी भी समय अनाउंस हो सकता है डेट एग्जाम का, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए दोस्त। टेस्ट मारते रहिए, यहां पे गलती कर लीजिए, एग्जाम में गलती मत कीजिएगा, ध्यान लीजिए ये चीजें। चलिए, और जो लोगों का दोस्त रिजल्ट आएगा उन सभी को दोस्त सिलेक्शन पार्टी दिल्ली में ये दिया जाएगा। सबको दिल्ली आना पड़ेगा जिन लोगों का सिलेक्शन होगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि नहीं हमें शादी है, हमें ये है, हमें वो है, हम दिल्ली नहीं आ सकते हैं दोस्त, ऐसा बहाना नहीं। सिलेक्शन पार्टी जिन लोगों को, जो लोग अभी तक इस चैनल पे बने हुए पढ़ रहे हैं इस चैनल से, अगर सिलेक्शन होता है दोस्त आप लोगों को जरूर दिल्ली आना पड़ेगा और दिल्ली में ही सिलेक्शन पार्टी किया जाएगा। सब आदमी मिलकर के जश्न करेंगे। जी हाँ दोस्त, तो चलिए खुशी होगी, एक अलग ही खुशी होगी उसकी। तो कोशिश कीजिए दोस्त, एकदम मेहनत कीजिए। 40 नंबर साइंस का रहता है, 40 नंबर अगर कमांड कर लेते हैं टेक्नीशियन में जॉब तो ऐसे होगा। इसलिए आपको बताते हैं कि कम से कम साइंस पकड़ के रखिए, जितना मटेरियल दे रहे हैं उतना पढ़ते रहिए। ठीक है, और जो लोग एप्लीकेशन पे दोस्त बुक परचेज किए हैं, ई बुक हिंदी वाले, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वो डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, थोड़ा इशू था पहले उसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो रहा है। तो जितने भी लोग परचेज किए हैं बुक को उसको डाउनलोड कर लेंगे, अपना प्रिंट कराना करवा लीजिए, ना तो एडजस्ट जब मन करे तब पढ़ लीजिए अपना लैपटॉप में चाहे मोबाइल पे। ठीक है, बहुत है। अब जल्दी ही आपका दूसरा ई बुक लॉन्च होने वाला, आने ही वाला है। चलिए अब क्या करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा बातों में नहीं उलझते हैं, समय कम है, तैयारी ज्यादा करना है। चलिए देखिएगा दोस्त, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एन.ई. बोरलॉग साहब का नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1970 में मिला था, वो किस क्षेत्र में मिला था। देखिए इसमें बहुत लोगों ने गलती कर लिया है। सबने सोच लिया कि नॉर्मल ई बोरलॉग साहब है वो कृषि से संबंधित रखते हैं, बिल्कुल कृषि से ही संबंधित रखते हैं। तो बहुतों ने क्या किया है कि ये कृषि मार दिया है, लगभग लोगों ने मार दिया है, अच्छे अच्छे लोगों ने मार दिया है कृषि में। टिक दोस्त गलत है, कृषि में नहीं मिला था इनका जो है नोबेल पुरस्कार, जान लीजिए। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये जो हरित क्रांति के जनक थे, एन नॉर्मल बोरलॉग साहब जो है हरित क्रांति के जनक थे, लेकिन इनको कृषि के फील्ड में आप जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। किसके फील्ड में मिला था आप जान लीजिए, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आप लोग मार दिए हैं कृषि में। यही डाउट क्लियर करने के लिए तो टेस्ट लेते हैं हम आपको, आप लोग पीछे भागते हैं। बिल्कुल मत भागिए, फटाफट क्या कीजिए कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये जो देख रहे हैं इसी पे टेस्ट होता है।
इसको डाउनलोड फटाफट कर लीजिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जो बुक दे रहे हैं फटाफट पढ़ते रहिए, जितना मटेरियल दे रहे हैं सब खा पी जाइए। चलिए इसको दिखाते हैं दोस्त। ये शांति के क्षेत्र में इनको जो है एन नॉर्मल बोरलॉग साहब को क्या हुआ था कि ये नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था ये जान लीजिए। क्योंकि दोस्त वो जो थे नॉर्मल ये लोग बोरलॉग साहब जो थे, वो शुरू से ही जो लोग भूखे थे, पूरे विश्व की बातें कर रहे हैं, जो भूखे थे उनको वो खाना खिलाने का काम करते थे। ठीक है, पूरी दुनिया की बातें कर रहे हैं, हर जगह वो भोजन उपलब्ध कराने का काम कर रहे थे। वैसे भी ये हरित क्रांति से क्या होते थे, जुड़े हुए थे, ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो इसलिए जो है उनको क्या था कि शांति के फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा कि आपका 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा, इसमें अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि समताप मंडल की ओजोन गैस की परत जो होती है, उसकी मोटाई जो होती है, उसकी मोटाई को किस इकाई में मापी जाती है, ये कहा जा रहा है। इसमें भी बहुत आदमी सही मारा है, गलती नहीं मारा है, बहुत सही मारे हैं। कुछ लोग हैं जो गलती मार लिए, तो उनको डाउट क्लियर कर देते हैं कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, डीयू कहते हैं उसको, डॉप्सन यूनिट, डीयू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डॉप्सन में मापी जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये डॉप्सन इकाई में मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। अब जान लीजिए कि ओजोन परत की मोटाई जो है, एवरेज अगर लेकर के चलते हैं दोस्त, तो एवरेज मोटाई जो होती है ओजोन परत की, वो 3 मिलीमीटर के आसपास में होती है, या 0.12 इंच के आसपास में कहिए। उसकी मोटाई जो होती है वो कितने डॉप्सन होती है, वो दोस्त जो होती है वो 300 डॉप्सन यूनिट के बराबर होती है। 3 मिलीमीटर की मोटाई है, वो आपकी जो होती है वो 300 डॉप्सन यूनिट होती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डॉप्सन में ही क्या होती है कि मापी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाले गैसों का अणुओं की संख्या कहता है कि समान होती है, ये नियम किसने दिया था। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछे भी जा चुके हैं क्वेश्चन, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आपको हम बताते हैं कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाले गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, ये जो कहते हैं एवोगाड्रो की है, एवोगाड्रो का परिकल्पना का नियम है। ये जान लीजिए किसका नियम है, एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है। अब ये जान लीजिए कि एवोगाड्रो का संख्या भी कभी कभी पूछ देता है, तो दिमाग में हमें रखना है, ऐसा ना कि एग्जाम में जाकर के कंफ्यूज हो जाए। दोस्त एवोगाड्रो संख्या जो होती है, ध्यान रखिए, ये तो 4th नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट ही होगा। एवोगाड्रो संख्या जान लीजिए कि 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ठीक है, तो ये एवोगाड्रो संख्या होती है। पूछे जाते हैं ये, तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन ये कहा जाता है कि किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या जो होती है वो एक समान नहीं हो सकती है। जान लीजिए, ये स्टेटमेंट है, ये किसका सिद्धांत दिया हुआ है, ये इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। जान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका 4 क्वांटम संख्या आपस में कभी भी समान नहीं हो सकती है। ये सिद्धांत जो दिया था ये पाउली साहब दिए थे। ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। बहुतों ने क्या कर दिया कि रदरफोर्ड मार दिया है, बहुतों ने हाइजेनबर्ग मार दिया है, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। पाउली साहब ने ही दिया था, जान लीजिए ये चीजें। तो इंपॉर्टेंट है, डाउट अपना यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जाता है कि बड़ा ट्रांसफार्मर होता है। बड़ा ट्रांसफार्मर क्या होता है कि कुछ समय तक के इलेक्ट्रिक जो है पावर सप्लाई करने के बाद उसके अंदर जो तेल भी रखे होते हैं, तो वो कुछ समय चलने के बाद क्या होता है ना कि दोस्तों वो गर्म हो जाता है। वो गर्म किस कारण से होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जान लीजिए। तो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर या छोटे भी ट्रांसफार्मर होते हैं, वो चलने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा हीट हो ही जाता है। तो वो हीट किस वजह से होती है ये जानना है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें जो हीट होती है वो हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से होती है। किसकी वजह से, हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से होती है। ध्यान रखिएगा, ये आपका 3rd नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, कि धारा का ताप का जो प्रभाव होता है वो हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से होती है। और हिस्टेरेसिस लॉस कब उत्पन्न होती है, हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो छोटे छोटे परतों में, क्रोडों में जो है बना होता है। जब उसमें से क्या होता है ना कि करंट प्रवाहित होती है, तो उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है कि ऊर्जा नष्ट होती है। जो ऊर्जा नष्ट होती है उसी को हम हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से जानते हैं, जान लीजिए। तो ये चीजें है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है अदिश राशि है, अदिश राशि को हमको इसमें चुनना है। तो जान लीजिए, कभी कभी सदिश पूछा जाता है, कभी कभी अदिश पूछा जाता है। जैसे कि ई बुक दिए थे तो उसमें आपको हम शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए थे कि सदिश कैसे पहचानेंगे, अदिश कैसे पहचानेंगे। ठीक है, जो लोग बुक पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर पूरा पढ़ लिए होंगे तो सबसे लास्ट पेज में ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए दोस्त, परचेज नहीं किए, कर लीजिए।
काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो जान लीजिए कि आप ये बताते हैं कि अदिश राशि कैसे पहचानेंगे। अदिश राशि है इसमें कौन, जान लीजिए कि दोस्त ये सेकेंड नंबर आपका दबाव जो होगा, प्रेशर जो होगा, वो अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब होता है कौन है, तो दोस्त जिसमें क्या होता है कि सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा पता नहीं चलेगा आपको। तो प्रेशर दबाएंगे तो प्रेशर किस दिशा में लग रहा है ये पता नहीं चलेगा। जैसे पानी है, पानी को प्रेशर दबाए तो चारों ओर पानी फैलेगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये पता नहीं चलेगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको पता नहीं चलेगा। तो क्या होगा कि वो अदिश क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो वो अदिश होता है। ऐसे अदिश में बहुत सारे हैं, जैसे कि चाल है, दूरी है, आयतन है, समय है, आपका टेम्परेचर भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी करंट भी हो गया, प्रेशर हो गया, एनर्जी हो गया। ये सभी दोस्त क्या होते हैं कि अदिश राशि में स्केलर क्वांटिटी में आता है। तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ट्रिक अगर पढ़ना है तो दोस्त हम आपको ई बुक दे रखे हैं, उसमें दिया हुआ है, जाकर के परचेज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है आपका कि रेक्टिफायर का उपयोग जो है किसे परिवर्तन करने में किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ये रेक्टिफायर जो होता है, सो ध्यान रखिए, रेक्टिफायर जो होता है ना, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में क्या करता है कि बदलता है, रेक्टिफायर जो होता है सो। और जो होता है डीसी को एसी में कौन बदलता है, तो अपने यहाँ हम लोग घरों में यूज करते हैं इन्वर्टर। तो इन्वर्टर यूज करते हैं, इन्वर्टर में बैटरी कनेक्ट करते हैं, फिर जो है उससे क्या होता है कि घरों में पावर सप्लाई जाती है। तो घर में जो पावर सप्लाई जाती है वो एसी होती है। तो वो कन्वर्ट कौन करके देता है, इन्वर्टर। हम लोग बैटरी से कनेक्ट करके रखते हैं, इन्वर्टर उसको क्या करता है कि कन्वर्ट कर देता है डीसी से एसी में। बैटरी का करंट क्या होता है, डीसी होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एसी में। अब फिर जो है पूरे घर में उसको पावर सप्लाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ये अपना रेक्टिफायर। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है कि दृष्ट धारा में बदलने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि लक्स इकाई एसआई इकाई है, किसकी एसआई इकाई है ये कहा जाता है। तो लक्स देख लीजिए, लक्स जो होता है ना दोस्त, एक तरह से कहिए तो रोशनी का इकाई होता है। ठीक है, किसकी इकाई होता है, रोशनी की। रोशनी की तीव्रता कितनी आ रही है उसकी एक इकाई होती है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन है। अब जान लीजिए कि जैसे कि अब लक्स मतलब एक लक्स बराबर कितना होता है, एक लक्स, 2 लक्स, 3 लक्स, इस तरह से होता है। तो एक लक्स जान लीजिए कि एक स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर में, एक स्क्वायर वर्ग मीटर में जितनी भी लाइट पड़ती है उसको एक लक्स कहा जाता है। चाहे वो कहीं से भी लाइट का सोर्स आ रहा हो, चाहे मोमबत्ती से आ रहा हो, चाहे बल्ब से आ रहा हो, चाहे सूर्य से रोशनी आ रहा हो, चाहे किसी भी तरह से रोशनी आ रहा हो, एक वर्ग मीटर स्क्वायर में जितनी भी लाइट पड़ती है वह क्या होती है कि उसकी एक लक्स कहलाती है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 2 पॉइंट है, क्या है, ए और बी, 2 पॉइंट है। बी पर क्या है आपका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफी ज्यादा है ए की तुलना में। ए की तुलना में क्या है कि बी पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव ज्यादा है। तो उसको जब जोड़ेंगे, करेक्ट करेंगे ए और बी को, तो दोस्त अब जो है ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो किधर होगा। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पे अधिक है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स चलता है। ध्यान रखिएगा, अगर करंट हम ए से बी की ओर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स किधर चलेगा, बी से ए की ओर चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो आपको ध्यान रखिए कि ए और बी पे कनेक्ट है, तो ए और बी पे कनेक्ट है तो बी पे पोटेंशियल क्या है कि अधिक है, तो बी से बी पर पोटेंशियल अधिक है तो किधर इलेक्ट्रॉन्स जो है चलेगा, बी की ओर ही चलेगा। ये नहीं कि ए की ओर चलेगा, क्योंकि ए पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अधिक नहीं है, बी पे अधिक है तो बी से बी की ओर ही चलेगा, ना कि ए की ओर चलेगा। ध्यान रखिएगा, अपोजिट चलता है। तो इसमें क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्धचालक, सेमीकंडक्टर जानते होइएगा कि हम लोग उपयोग करते हैं, तो उसको उपयोग में क्या होता है कि अशुद्धि मिला दिया जाता है। तो ऐसा किया जाता है, तो इस क्यों किया जाता है, सेमीकंडक्टर में क्यों मिला दिया जाता है। देखिए सेमीकंडक्टर आप जानते होइएगा, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े होइएगा। तो उसमें क्या होता है ना कि दोस्त उसमें अशुद्धियां मिला दी जाती है। अशुद्धि जो होती है वो कई तरह के अशुद्धियां होती है, उसमें मिला दिया जाता है। जैसे कि आपको हम बता देते कि फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, इस तरह के अशुद्धियां जो होती है उसमें मिला दी जाती है पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो जो अशुद्धि मिलाते हैं उसको दोस्त डोपिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, डोपिंग। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि डोपिंग क्या है, तो जब सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाई जाती है उसे हम डोपिंग कहते हैं। अब अशुद्धि क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दी जाए।
सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें अशुद्धि मिला दी जाती है। ध्यान रखिएगा, किसकी? सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। ध्यान रखिएगा। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि करेक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टेस्ट के हैं, इसलिए बोलते हैं टेस्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं से टेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, अगर किसी भी तरह का समस्या होगा तो दोस्त नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल या मैसेज कीजिएगा, आपको हम बता देंगे कि कैसे टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से बताना है कि संस्कृत में किसे जो है हिरण की प्यास के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हिरण के प्यास के नाम से किसे जाना जाता है, इस ऑप्शन में हमें चुन के बताना है। देख लीजिए ऑप्शन, जो लोग टेस्ट दिए इसमें बहुतों ने सही किया है, बहुतों ने गलती मार दिया है। बहुतों ने चांदनी को मार दिया, चांद को मार दिया है ये। ठीक है, कि उसे जो है हिरण की प्यास के नाम से जानते हैं, गलत है। बहुतों ने इंद्रधनुष भी मारा है, ये भी गलत है। जान लीजिए कि आपका ऑप्शन जो होगा ये मृग तृष्णा हो जाए, मिर्ज जो होता है ऐसे। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, हिरण की प्यास के नाम से जानते हैं। अब जान लीजिए कि क्यों कहा जाता है। जैसे कि राजस्थान में जाइएगा, चाहे मरुस्थलीय क्षेत्र में जाइएगा, खास करके राजस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हिरण जो होती है वो दूर देखती है, तो बालू की चमक जो होती है वो धूप में चमकती है, जिसके प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन की वजह से क्या होते हैं ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहिए, उसकी वजह से क्या होता है कि वो चमकता है। तो दूर से ऐसा लगेगा कि वहां पे क्या है कि पानी है। तो हिरण क्या करती है ना कि उसको पीने के लिए वहां तक के दौड़ती है, फिर वहां तक पहुंचती है तो देखती है अरे यहां तक कुछ है ये नहीं है, तो फिर वो प्यासा हो जाती है, फिर दूर नजर फैलाती है, तो फिर देखती है आगे भी उसी तरह का नजर आ रहा है, मतलब वहां पानी कहीं ना कहीं है, फिर वो दौड़ती है प्यास तुम्हारे पानी पीने के लिए वहां पे, फिर वहां पे जाती है, फिर वही बालू के लिए तो मिलती है। तो इसलिए जो है मृग तृष्णा को जो है दोस्त हिरण की प्यास के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फोर्थ नंबर आपका क्या होगा कि ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, मृग तृष्णा हिरण के प्यास के नाम से जानते हैं संस्कृत में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक हवाई जहाज के अंदर बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए इसमें से ऑप्शन बताना है कि क्या होता है। ध्यान रखिए, आपको हम समझा देते हैं, थोड़ी देर समझ लीजिए ये चीजें कि जैसे मान लीजिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कमता चला जाता है। अपने शरीर का जो प्रेशर है वो सेम बना हुआ रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ऊपर जाते हैं तो वैसे जैसे जैसे वायुमंडल दाब कम होता है, वैसे वैसे क्या होता है कि हमारे नाक मुंह से जो ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। जैसे कि पर्वतरोही लोग होते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं तो वहां क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम जाता है, तो नाक मुंह से क्या होता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय कम जाता है, अपने शरीर का जो है प्रेशर जो है बढ़ा हुआ रहता है। तो हमेशा जो है प्रवाह जो होता है, द्रव का प्रवाह, वो क्या होता है कि उच्च प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर होता है। तो अपने शरीर में जो है वायुमंडलीय दाब ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या होगा कि प्रेशर शरीर का क्या होगा कि ज्यादा होगा, लेकिन वायुमंडलीय कम होगा, इसलिए अंदर का तरल पदार्थ जो है क्या होता है कि बाहर आता है, वोमिटिंग भी होता है। ठीक है, तो हवाई जहाज में भी तो ऐसा होना चाहिए, जैसे हवाई जहाज में चढ़ते हैं वो तो और काफी ऊंचा होता है, तो वहां पे भी लोगों को ब्लीडिंग होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है हवाई जहाज के अंदर। तो यही सवाल है इसमें कि हवाई जहाज के अंदर बहुत ऊंचाई पे ऐसा क्या होता है जो ब्लीडिंग नहीं होता है। आप फाउंटेन पेन ले जाइएगा तो फाउंटेन पेन जो है बाहर आ जाता है उसका इंक विंक। ठीक है, तो वो किसकी वजह से, जान लीजिए इस वजह से फाउंटेन पेन का भी पूछा जाता है, तो वही वायुमंडलीय दबाव की कम की वजह से। अब जान लीजिए कि उसके केबिन में, हवाई जहाज के अंदर जाइएगा तो उसके अंदर क्या होता है ना कि पाइप के माध्यम से इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि अर्थ पे, अपने पृथ्वी पे जो प्रेशर है, आपके शरीर का जो वायुमंडलीय प्रेशर दबाव है उसके बराबर वहां पे कर दिया जाता है उसके केबिन पूरे हवाई जहाज में। इसलिए आपको वहां पे क्या होता है कि ब्लीडिंग नहीं होता है, पाइप के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेयर बना देता है, पृथ्वी के बराबर में आपका दबाव बना देता है इस वजह से। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर आपका क्या होगा कि करेक्ट होगा। क्या, वायु के पंपों के उपयोग से सामान्यतः क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है वायु ऊंचाई पे, विमान हवाई जहाज जो जाता है उसके ऊपर। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1000 माइक्रोन बराबर क्या होता है। जी हाँ, 1000 माइक्रोन यहां पे कहीं दिया है, ध्यान रखिएगा 1000। तो यहां सीधा अगर माइक्रोन की बात करता है तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, जानते हैं ये चीजें। तो मिली माइक्रो, माइक्रो 2 पर आता है, हम आपको बताए थे कि 3 का पहाड़ा पर लीजिएगा, 3 6 माइनस में, ऊपर माइनस में दीजिएगा, तो 3 6 माइनस में 6 होना चाहिए था, ये सेकेंड नंबर होना चाहिए, लेकिन सेकेंड नंबर नहीं होगा क्योंकि 1000 दे दिया। फिर 1000 को गुना कीजिए, इसमें 10 टू द पावर -6 में 1000 से गुना कीजिएगा तो फिर जो है पावर 3 घट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 1000 माइक्रोन बराबर पावर में 3 रहेगा। तो आपका ये फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन होगा, ये फर्स्ट नंबर क्या, 10 टू द पावर -3 मीटर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो चलिए अब अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि तेल जो होता है वो दीपक के बाती के ऊपर क्या होता है कि चढ़ते जाता है। तो वो किस सिद्धांत पे जो है तेल बाती के ऊपर चढ़ता है, यही इसमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कैसी केशिका क्रिया के कारण या किसी तत्व की क्रिया की वजह से क्या होता है, कैपिलरी की क्रिया से होता है कि तेल जो है बाती के ऊपर चढ़ता है। हम लोग जानते हैं ये चीजें। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। किसी तत्व या केशिका की क्रिया की वजह से या कैपिलरी की क्रिया की वजह से क्या होता है कि तेल जो है बाती के ऊपर चलता है। अब ये जान लीजिए कि किस तत्व की क्रिया कहां पे होती है, हर जगह नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक डुबा दीजिएगा तो प्लास्टिक में क्या होगा, किस तत्व की क्रिया नहीं होगा। रॉड डुबा दीजिएगा, रॉड में होगा नहीं होगा। वो कब होगा जान लीजिए, जहां पे सरफेस टेंशन काम करेगा वहीं पे किस तत्व की क्रिया होगा। अगर जान लीजिए कि आपको अगर ऑप्शन में किसी तत्व या कैपिलरी नहीं देगा तो ध्यान रखिएगा सरफेस टेंशन जरूर दे देगा, तो सरफेस टेंशन जरूर मार दीजिएगा, पृष्ठ तनाव जरूर मार दीजिएगा, जान लीजिए। और जान लीजिए कि ये जो क्रिया होती है इसका भी एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि हम जो है धरती से चंद्रमा तक के जोड़ देंगे तो पानी जो है कैपिलरी ट्यूब की वजह से चंद्रमा तक के पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसका भी एक लिमिट होता है और उसी लिमिट तक के क्या होता है कि किस तत्व की क्रिया या सरफेस टेंशन की क्रिया काम करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेलवे की पटरियां जो होता है वो घुमावदार रास्तों पर बनी होती है, तो उसमें क्या होती है, किस वजह से होती है। तो ध्यान रखिए, रेलवे की पटरियां जो होते हैं घुमावदार होती है, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है काम करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभिकेंद्र बल जो होती है सो वो काम करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपका थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कब काम करती है, क्योंकि ट्रेन का वेट जो होता है वो क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो क्या करती है कि बैलेंस बना करके रखती है उसके वेट की वजह से। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये क्या है कि आपका थर्ड नंबर है। अगर ऐसा ना होगा तो सीधी रेखा में अगर ट्रेन चलेगा तो वो डीरेल होने का डर रहता है। ठीक है, मतलब रेल जो है वो ट्रेन जो है, ट्रेन का पहिया जो होता है, चक्का जो होता है वो डीरेल मतलब कि पहिए की ट्रेन के पटरी से उतरने का डर रहता है, उसी को डीरेल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें है इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहता है कि किसी बिंदु पर ध्वनि का तीव्रता का स्रोत कहता है कि उसके दूरी के डैश के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें ध्वनि की तीव्रता कहता है और दूरी कहता है। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता और दूरी दोनों जो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब उल्टा होता है। ध्वनि की तीव्रता बढ़ेगी तो दूरी कम जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो ध्वनि की तीव्रता कम जाएगी, एक दूसरे के क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। ये सेकेंड नंबर आपका क्या होगा कि ऑप्शन करेक्ट होगा, व्युत्क्रमानुपाती। दूरी का क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेडियो दूरबीन प्रकाशीय दूरबीन से कहता है कि बेहतर होता है। कैसे बेहतर होता है, क्यों बेहतर होता है, ये जानना है। ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं। इसमें ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपको क्या दे दिया है कि वे धुंधली आकाश गंगाओं को पता लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। रेडियो दूरबीन जो होता है सो, रेडियो टेलीस्कोप जो होता है सो वो लगा सकता है, लेकिन आपका जो है ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है वो पता नहीं लगा सकता है, वो बादल को पार नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा। दूसरी नंबर बात है, जान लीजिए, कहता है कि वे बादल की स्थिति में भी जो है काम करता है। तो जी हाँ, रेडियो वाला जो है टेलीस्कोप बादल की स्थिति में भी काम करता है, क्योंकि उससे रे निकलता है, उसमें काम करता है वो। ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल वाला जो होता है वो सिर्फ आप देखने के लिए काम करते हैं, तो उसका उपयोग जो है बादल के आर पार थोड़ी ना आप देख सकते हैं, तो बादल में काम नहीं करेगा, या बरसात के समय में काम नहीं करेगा, या अंधेरे में काम नहीं करेगा। जब तक उसको रोशनी नहीं मिलेगी तब तक ऑप्टिकल जो है टेलीस्कोप आपका काम नहीं करेगा, जान लीजिए। लेकिन क्या है कि रेडियो टेलीस्कोप जो है आपका हर स्थिति में काम करता है। इसलिए क्या होता है कि रेडियो टेलीस्कोप जो होता है वो ऑप्टिकल टेलीस्कोप से कहीं बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका करेक्ट होगा, इन सभी में होगा। ये सब ऑप्शन में रेडियो जो है बेहतर होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि खिलौना होता है, उसमें एलईडी लगा होता है, तो उससे जो है किस प्रकार की प्रकाश निकलती है ये कहा जा रहा है। बच्चे लोग खेलते हैं खिलौना, जानते हैं उसमें किस तरह की रे निकलती है, विजुअल रे निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, दृश्य प्रकाश निकलती रहती है एलईडी से, बच्चों सब के खिलौने जो होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है इसमें। ठीक है, बिजली के पंखे की गति को हम कैसे बदलेंगे, हमको मन है कि स्पीड करना है तो स्पीड कहां से करेंगे, हमको मन है कि नहीं स्लो करना है, ठंड लग रहा है स्लो करना है, गर्मी लग रहा है ज्यादा तेज करना है, कहां से करते हैं। तो दोस्त स्विच के पास एक रोटेटरी स्विच लगा होता है, उसी से ना हम लोग करते हैं उसको क्या, कम ज्यादा पंखा का स्पीड। तो उस स्विच को क्या कहते हैं, रोटेटरी स्विच तो होता ही है।
लेकिन उसे कहते क्या है ये जानना है। देख लीजिए दोस्त, उसे जो कहते हैं उसे रेगुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलेटर। और रेगुलेटर के मदद से ही क्या करते हैं कि फैन की स्पीड हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, चाहे सीलिंग फैन का हो या टेबल फैन का हो या आपका कूलर का फैन का हो, किसी भी फैन का उसका स्पीड रेगुलेटर के माध्यम से ही हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, रेगुलेटर के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला देखिए, कहता है कि एक बच्चा है, एक बच्चे का आईक्यू जो 100 है। क्या है? 100 है। तो उसका मतलब क्या होता है 100 आईक्यू? तो आईक्यू का पहले तो समझ लीजिए कि आईक्यू आखिर होता क्या है। आईक्यू तो समझते होइएगा ना, सुने भी होइएगा कि आईक्यू, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वोटिएंट होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट आईक्यू इसका फुल फॉर्म होता है। तो आईक्यू मतलब ये दिखाता है कि उसकी बुद्धि की जो क्षमता होती है वो कितनी है, बुद्धि की क्षमता। तो इसकी क्षमता, आपके एज, ये दोनों उसमें आईक्यू में मैच की जाती है। कैसे की जाती है जान लीजिए। जैसे कि इस बच्चे की बताया जा रहा है कि 100 आईक्यू है, तो 100 आईक्यू कहने का मतलब क्या है? 100 आईक्यू कहने का मतलब ये है दोस्त कि आपकी जितनी उम्र है, आपकी जितनी उम्र है उस उम्र के हिसाब से आपके दिमाग का जो क्षमता है वो भी उतना ही है। अगर आप 10 साल के हैं तो आपके माइंड जो है, आपका दिमाग का जो क्षमता है, बुद्धि की क्षमता जो है वो भी 10 साल के हिसाब से काम कर रही है। ठीक है, अगर उससे लो है तो आपकी आईक्यू लो है, उससे हाई है तो आपकी आईक्यू हाई है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बताते हैं कि देखते होइएगा या सुने होइएगा कि 5 साल का बच्चा है और 10th के जो है क्लास को पढ़ाता है। तो 10th के क्लास को पढ़ाता है, मतलब 5 साल का बच्चा है और 10th के क्लास को पढ़ाता है। तो 10th क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो किस उम्र के होते हैं? 16, 17, 18 साल के होते हैं। और कितने बच्चे अभी पढ़ा रहे हैं? तो 5 साल के बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो 5 साल के बच्चे का माइंड का जो आईक्यू है वो किसके बराबर है? 16 साल के बच्चे के आईक्यू के बराबर है, उसके बुद्धि क्षमता के बराबर है। तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। कैसे निकालते हैं उसको जान लीजिए। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पूछा जाएगा। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन बता देते हैं आपको। ये ऑप्शन आपका 3rd नंबर ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। क्या? बच्चे की मानसिकता आयु जो है वो वास्तविक आयु के बराबर होगा। मानसिकता आयु मतलब सोचने समझने की जो आयु होती है वो बच्चे की क्या है कि आयु के बराबर है। ठीक है, इसकी निकालने की जो दोस्त होती है, फॉर्मूला होती है कि आपकी जो सोचने की जो होती है, ये मानसिकता की आयु जो होती है, सो उसमें आपकी जो एक्चुअल एज है उसमें डिवाइड करके 100 से गुना कर दीजिए। ये आईक्यू निकालने का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। आईक्यू निकालने का यही फॉर्मूला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपकी मानसिक आयु अब बट्टे में क्या हो जाएगा, आपका जो आपका उम्र है वो गुने 100। ये आईक्यू का फॉर्मूला है, इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जैसे कि जान लीजिए कि कितना है। जैसे कि आइंस्टीन साहब थे, तो आइंस्टीन साहब का आईक्यू कितना लेवल था दोस्त? 160-62 के लगभग में उनका आयु था। तो 100% जो आयु होता है, आईक्यू जो होता है वो उसके उम्र के आयु, अब ये जो मानसिक आयु से बराबर होता है। तो 100% होता है वो, मतलब पूरे अपने उम्र के हिसाब से जो अपने माइंड जो है काम करता है। ठीक है, लेकिन आइंस्टीन साहब को 160 था, मतलब 100 तो बराबर ठीक है, 60 ज्यादा था, मतलब 60 साल कहिए उससे ज्यादा उम्र थे, इसलिए उनका जो है माइंड काफी तेज चल रहा था। ठीक है, तो कोई कोई बच्चे तेज होते हैं जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, ये आईक्यू लेवल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दही बनाने के लिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो है जिम्मेदार है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 8th क्लास से पढ़ते आए हैं, लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं। ये आपका जो क्या होगा कि करेक्ट होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, जो दही जमाने के लिए क्या होता है कि बैक्टीरिया काम आता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या होता है। समुद्र तल पर जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए। तो दोस्त देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है आपके वायुमंडलीय दबाव पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो समुद्र का भी बॉइलिंग पॉइंट वही होगा जो नॉर्मल पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का ये या तो जो है 112 फ़ारेनहाइट का ये, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट 212 कहते हैं ना शायद, हाँ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस या 212 फ़ारेनहाइट होता है। अब ये चीजें जान लीजिए कि समुद्र, जैसे हम आपको बता दिए क्या कि वायुमंडलीय दबाव पे डिपेंड करता है। अगर दबाव बढ़ेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, दबाव कमेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कमेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये चीजें पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि गहरे समुद्र में गोताखोर जो होते हैं वो सांस लेने के लिए जो पिट्ठी पे गैस सिलेंडर लादे होते हैं, तो वो उसमें जो है कौन सी गैस ले जाते हैं। जैसे अपने वायुमंडल में क्या अक्रिय गैस नाइट्रोजन है, तो वो अक्रिय गैस ही उसमें भर करके ले जाते हैं। तो वो कौन सा गैस भर के ले जाती है? देखिए उसका गोताखोर जो होते हैं वो अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन तो रहता ही है उसमें, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना सांस कैसे लेंगे, कोई अक्रिय गैस से थोड़ी सांस ले लेगा, ऑक्सीजन रहता है। प्लस जान लीजिए कि उसमें और कौन सा गैस मिला होता है, जैसे कि अक्रिय नाइट्रोजन गैस बता रहे हैं ना, तो उसी तरह का होता है। तो वो होता है उसमें दोस्त हीलियम गैस होता है।
ऑक्सीजन और हीलियम गैस दोनों भर करके गोताखोर जो है अंदर ले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका क्या होगा कि ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? हीलियम गैस जो है भर करके गोताखोर जो है ले जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं टेस्ट का। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, 25 क्वेश्चन टेस्ट में दिए गए थे और 25 क्वेश्चन का ही यहाँ पे जो है आपका डिस्कस कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा 25 क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नॉन स्टिक खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं वो किससे लेपित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल जो है दोस्त पूछे भी जाते हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। नॉन स्टिक जो होता है दोस्त, उस पर क्या होता है कि टेफ्लॉन होता है। क्या होता है? टेफ्लॉन का लेपित होता है। ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वैसे कार्बन और फ्लोरीन का दोनों का मिश्रण ही ये टेफ्लॉन होता है। ये बर्तन में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इसमें खाना जब बनाते हैं तो ये चिपकते नहीं है, काफी चिकना बना देते हैं बर्तन को, इसलिए इसमें चिपकते नहीं। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेस्ट में दिए गए थे एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल टेस्ट को मिस मत कीजिएगा। जो लोग रहे हैं अभी तक बने हुए हैं, आपको बताते हैं कि टेस्ट अगर देना है तो दोस्त इस एप्लीकेशन को ERCB सर के नाम से प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी पे टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड कीजिए और उसके बाद जो है मैसेज कीजिएगा कहां पे टेस्ट देना है, आपको हम बता देंगे। इसी में चैट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, वहां से आप कमेंट कर सकते हैं, बता देंगे आपको कि कैसे देना है। ठीक है, तो जाइए फटाफट इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और ई बुक दिया हुआ है उसे परचेज करके पढ़ा कीजिए, जितना मटेरियल देते हैं उतना कम से कम पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड दिखा देते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आए हैं इस टेस्ट में। देखिएगा, आपको स्कोर कार्ड दिखाते हैं। देखिए ये स्कोर कार्ड है जो टेस्ट में 69 टेस्ट हुआ था उसी का। आज दोस्त कोई भी ऐसे लोग नहीं है आज जो ए ग्रेड में शामिल हुए हैं, कोई भी नहीं, कोई भी ए ग्रेड में शामिल नहीं हुए। सभी लोग जो है बी ग्रेड में है, बी से नीचे ही है, ए ग्रेड में नहीं है। तो बी में सबसे नंबर फर्स्ट पे जो हमेशा बने रहते हैं, पहले नंबर पे जय संजय कुमार यादव साहब है, दूसरे नंबर आरके गुज्जर साहब है और तीसरे नंबर पे तेजकरण सोनी साहब है। ध्यान रखिएगा, सभी का सिलेक्शन होना श्योर है। संजय साहब आपका तो सिलेक्शन श्योर होगा, तो मिठाई तैयार रखिएगा। चलिए तीसरे नंबर, चौथे नंबर आपको बताते हैं कि राहुल भारद्वाज साहब है। पांचवें नंबर पे क्या है कि शिशु प्रिया है। छठे नंबर पे देखिएगा कि आनंद भाई है। ठीक है, छठे नंबर पे आनंद भाई है। चलिए सातवें नंबर पे देखिएगा दोस्त, सातवें नंबर पे नितिन भाई है। सातवें नंबर पे हाँ नितिन भाई है। आठवें नंबर पे रंजय भाई है, उसको रंजन भाई है। उसके बाद जो है नौवें नंबर पे देखिएगा, नौवें नंबर पे आपका राजेश कुमार है। 10वें नंबर पे 10 नंबर पे जो है दोस्त ये सुमित है, सुमित झा है। उसके बाद 11वें नंबर पर गोलू है। 12वें नंबर की अगर बात कर ले तो दोस्त पवन है जो हनुमानगढ़ से है 12वें नंबर पे। ये लोग जो है कंटिन्यू टेस्ट देने वाले लोग हैं, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए 13 नंबर पे 13वें नंबर पे जो है पंकज है। 14वें नंबर की बात करें तो ओम कुमार है। 16वें नंबर की अगर बात करें तो ये 15वें नंबर पे 15वें नंबर पे मुकेश साहब है। उसके बाद जो है 16वें नंबर पे जो है संजीव यादव है। उसके बाद 17वें नंबर की अगर बात करें तो ये बसंत भाई है। 18वें नंबर पे ये क्या है कि मुकेश कुमार है। 18वें नंबर पे मुकेश कुमार भाई 18वें नंबर पे है। चलिए आगे देखिएगा, 19वें नंबर पे हरिओम भाई है। 20वें नंबर पे सचिता भाई है। उसके बाद 21वें नंबर पे ये क्या है कि दीपक कुमार भाई है। 21वें नंबर के पे देख लीजिएगा मृत्युंजय भाई है। 22वें नंबर पे जो है ये संतानु नहीं शक्ति भाई है। अच्छा शक्ति भाई है। उसका शक्ति 23वें नंबर पे है। 22वें नंबर पे मृत्युंजय भाई है। अगला 24 नंबर पे देख लीजिए के सिंह है जो जौनपुर से है, जो लगातार टेस्ट में ये बने रहते हैं। ये लोग कंटिन्यू टेस्ट देने वाले लोग हैं। अगला देखिएगा, आपको बताते हैं कि 25वें नंबर पे दोस्त, 25वें नंबर पे जो है आज शामिल है हाँ, तो 25वें नंबर पे देख लीजिएगा अजीत कुमार भाई है 25वें नंबर पे। 26वें नंबर पे ये गुलाम रेहान है। 27वें नंबर पे देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार है। और 28वें नंबर पे 28 नंबर पे जो दोस्त है ये अनिल कुमार है। 29 नंबर पे देखिएगा सुबोध भाई है। उसके बाद आपको बताते हैं 30 नंबर पे ये अंकज कुमार साहब है जो 30 नंबर लेकर के 30 नंबर पे है। चलिए उसके बाद देखिए 31 नंबर पे एमडी आजाद भाई है। उसके बाद 32 नंबर पे जो है राजकांत भाई है। उसके बाद 33 नंबर पे देखिएगा कि मुकेश साहब है। उसके बाद जो है 34th नंबर पे ये क्लेमेंट साहब है जो बिलासपुर से है। तो 35 नंबर पे देखिएगा कि कालीनाथ भाई है। उसका 36 नंबर पे ये विवेकानंद भाई है, विवेकानंद। ठीक है, ये 36 नंबर पे है। चलिए आगे बताते हैं 37 नंबर पे देखिएगा, 37 नंबर पे ये विक्रम यादव साहब है। उसके बाद 38 नंबर पे देखिएगा वीरेंद्र भाई है। 39 नंबर पे हरिओम भाई है। 40 नंबर पे देखिएगा 40 नंबर पे विपिन भाई है। 41 नंबर पे देखिएगा ये सुजय भाई है। और 42 नंबर पे जो है दोस्त ये रोशन साहब है जो 42 नंबर पे है। ठीक है, चलिए
43 नंबर पे देखिएगा, 43 नंबर पे योगेश भाई है, उसके बाद 44 नंबर पे बम भाई है, 45 नंबर पे देखिएगा अंकित भाई है, उसके बाद जो है 46 नंबर पे देखिएगा दोस्तों अनिल कुमार है, 47 नंबर पे देखिएगा सुदर्शन भाई है, 48 नंबर पे दोस्त जो है वो रंजय साहब है। ठीक है, चलिए 49 पे देखिएगा कि अभिषेक भाई है, 50 नंबर पे देखिएगा 50 नंबर पे संदीप भाई है, 51 नंबर पे सागर सिंह है, 52 नंबर पे देख लीजिएगा 52 नंबर पे ये रमेश कुमार है, 53 पे देखिएगा कि राखी करके हैं, उसके बाद 54 पे रंजन हट्टी साहब है जो 54 नंबर पे है। ठीक है, चलिए 55 पे देखिएगा आप 55 पे मुरेंद्र वर्मा जो जिला बदायूं से है, 56 नंबर पे राहुल विश्वकर्मा है, उसके बाद 57 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि गुड्डू यादव है, 58 नंबर पे देख लीजिएगा कि चंदन भाई है, 59 नंबर पे देख लीजिएगा अरविंद कुमार है, और 60 नंबर पे सम्राट भाई है जो 60 नंबर पे है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 61 नंबर पे इंद्रजीत भाई है, 62 नंबर की अगर बात कर ले तो संजीव भाई है, उसके बाद जो है 63 नंबर पे धीरेश चंद्र जो सोइन भद्रा से है, उसके बाद 64 नंबर पे दोस्त जो है राम सहाय ओझा साहब है, उसके बाद 65 नंबर पे देखिएगा अतुल्य भाई है, उसके बाद 66 नंबर पे धनवंत भाई है। ठीक है, 66 नंबर पे चलिए देखिएगा 67 नंबर पे जो है अनूप कुमार है, उसके बाद 68 नंबर है, 68 नंबर पे देखिएगा कि कमलेश भाई है, उसके बाद 69 नंबर की अगर बात कर ले तो रत्नाकर भाई है, 70 नंबर पे है तो ये संदीप भाई है, 71 नंबर पे देख लीजिएगा संदीप भाई है, उसके बाद 72 नंबर पे ये बबलू जो पटना से है। ठीक है, बबलू भाई थोड़ा सा और मेहनत बूस्ट कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 73 नंबर पे अनुराग साहब है, उसके बाद 74 नंबर पे दोस्त जो है पी कुमार साहब है, 75 नंबर पे देख लीजिएगा कि ये चंद्रेश है, चंद्रदेश ही है, उसके बाद जो है आपका 76 नंबर पे जितेंद्र है जो यूपी से है, 77 नंबर पर देख लीजिएगा कि जावेद आलम है, और 78 नंबर पे दोस्त ये अंकित राव साहब है। ठीक है, 78 पे चलिए 79 पे देखिएगा, 79 पे ये विनय भाई यूपी से है, विनय भाई थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 80 नंबर पे मनोहर, ठीक है अच्छा नाम है मनोहर, ये 80 नंबर पे, वो 81 नंबर पे दोस्त जो है ये देवेंद्र भाई है, 82 नंबर पे अगर बात कर ले तो रोशन भाई है, रोशन शर्मा जो है ये है, उसके बाद 83 नंबर की अगर बात कर ले तो ओमकार पटेल भाई है, उसके बाद जो है 84 नंबर पे जो है ये अंजू कुमार भाई है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 85 नंबर पे ये नरेश मीना साहब है, 86 नंबर पे दोस्त ये जो है आपका अब पूर्णिमा सिंह है, उसके बाद 87 नंबर पे ये विकास कुमार है, उसके बाद 88 नंबर पे जो है ये विजयकांत भाई है। ठीक है, तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, इन सभी का दिखा दिए हैं। अगर किसी का किसी वजह से अगर लग रहा होगा कि इसमें नाम नहीं आया है तो दोस्त कमेंट या मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, आपको हम बता देंगे अगर छूट गया होगा तो। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि नहीं छुटा हो, लेकिन एक आध लोगों को छूट भी जाता है तो लोग मैसेज करते हैं, उनका रैंक नाम सब बता देते हैं कि कितने नंबर पे है। ठीक है, तो जिन लोगों का अगर छूट गया हो कमेंट कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए जिन लोगों को टेस्ट देना है आज टेस्ट नंबर 70 जो है क्या है कि एक्टिव है, जाकर के फटाफट टेस्ट दे लीजिए। और ये सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो दोस्त टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे आपको क्या होगा कि पीडीएफ मिल जाएगा। डेली पीडीएफ नहीं मिलता है, एक बार आपको 10-15 पीडीएफ जब जमा होती है हम दे देते हैं। ठीक है, जाइए एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कर लीजिए टेस्ट देने के लिए, और हमें इजाजत दीजिए क्योंकि फिर अगले दिन हम रैपिड सेट लेकर के आएंगे और फिर उस रैपिड सेट में हम मिलेंगे। तब तक जय हिंद दोस्तों।